आज हम लोग इलास्टिसिटी और डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इलास्टिसिटी का मतलब समझ लेते हैं। इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। याद रखेंगे कि इलास्टिसिटी जो है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंजेज इन अनदर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल में कोई चेंज होता है तो दूसरा वेरिएबल जो कि उससे रिलेटेड है उसमें कैसे चेंज होता है, इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर एंड मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर में चेंजेस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसके क्वांटिटी डिमांडेड में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और लॉ ऑफ डिमांड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस का, इसको समझना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप को बतलाता है। वो डायरेक्शन ऑफ चेंज को बतलाता है कि अगर सारे फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं और किसी कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंज हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो, अगर प्राइस इंक्रीज हो तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है और अगर प्राइस डिक्रीज हो तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। मतलब ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को बताता है। लेकिन ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को बताता है कि अगर किसी फैक्टर में इतना चेंज हुआ, 10% से चेंज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज होगा, 0 से, 10 से, मोर देन 10 से, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब ये प्राइस में चेंज लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशंस को ये बतलाता है। लेकिन प्राइस में चेंज अगर होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना इंक्रीज या कितने से डिक्रीज होता है ये जानना हो तो फिर इलास्टिसिटी और डिमांड को सीखना होता है। ये इलास्टिसिटी और डिमांड ब्रॉडली इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस में चेंज हो तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्ड करती है। इनकम इलास्टिसिटी, अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंज हो तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर चेंज हो तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो ये 3 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब अपने सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो हम लोग फोकस सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर ही करेंगे। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड इसको भी एक चार्ट के फॉर्म में समझ लेंगे कि इससे रिलेटेड 3 चीज़ें हम लोगों को समझनी है। सबसे पहला टाइप्स, डिग्रीज या काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि काइंड्स, टाइप्स या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती हैं। तो ये 5 होते हैं। पहले को परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं और प्राइस को वाई एक्सिस पर दिखाते हैं डायग्राम में। तो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स टू एनी एक्सटेंट विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, तो डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। अब ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली
बहुत ही रेयर गुड्स हैं जिसकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, अनरियलिस्टिक कंडीशन है, और इस वैसी कमोडिटी का डिमांड का पॉजिटिवली स्लोप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में ईपी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ईपी इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट चेंज एट ऑल ड्यू टू एनी चेंज इन प्राइस। प्राइस कितनी भी बढ़ जाए या घट जाए, क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट रहती है, तो वैसी कमोडिटी की डिमांड को परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। अब ये भी एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन है, अनरियलिस्टिक कंडीशन है। ऐसी कोई भी कमोडिटी नहीं है ये जिसकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है हो। ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल बहुत कम मिलते हैं, रेयर होते हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व का शेप वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस आर द सेम, then the demand for such commodity is called unitary elastic. यूनिटरी इलास्टिक में प्राइस में जितने परसेंट से चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में उतने परसेंट से ही चेंज होता है। और ऐसे केस में डिमांड कर्व का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू में दे देते हैं कि डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन केस ऑफ ऑप्शन 1 perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, elastic demand। तो याद रखेंगे कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व का शेप जो होता है वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब जरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे कि अगर डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कनेक्ट करते हैं तो एक रेक्टेंगल बनता है। किसी भी पॉइंट पर एक वो रेक्टेंगल बनेगा और हर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ सेम होगा। इसलिए यूनिटरी इलास्टिक का डिमांड कर्व जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इसी वजह से कहा जाता है। फोर्थ टाइप, इसमें ईपी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इक्वल टू 1 होता है। चौथी टाइप की इलास्टिसिटी है हाईली इलास्टिक या सिंपली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब होता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस केस में डिमांड कर्व फ्लैटर हो जाता है क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज प्राइस के चेंज से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए डिमांड कर्व का शेप फ्लैटर होता है। लास्ट होता है इन इलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। अगर किसी कमोडिटी की डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम हो तो ऐसी कमोडिटी के डिमांड को इन इलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं या रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। ऐसे केस में डिमांड का कर्व का शेप स्टीपर होता है क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा चेंज होता है, प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है। अब एग्जाम में कई बार दे देते हैं, अच्छा यहाँ पर इलास्टिसिटी ईपी का वैल्यू लेस देन 1 होता है। एग्जाम में इलास्टिसिटी से रिलेटेड 2 और क्वेश्चन आते हैं कि एक ही डायग्राम में सारी इलास्टिसिटी को वो एमसीक्यू पूछ लेंगे कि बिल्कुल एक डायग्राम में अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो परफेक्टली इलास्टिक है, बिल्कुल वर्टिकल है तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, बिल्कुल इनके बीच में है तो यूनिटरी इलास्टिक है, अगर यूनिटरी और जीरो के बीच में है तो इनइलास्टिक है,
G1 और इनफाइनाइट के बीच में है तो इलास्टिक है। और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी से रिलेटेड, अभी कई स्कूलों में वो 3 मार्क में आ चुका है, स्कूल के टेस्ट में, फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व्स, अगर 2 इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व हैं तो किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो इसको एक डायग्राम से समझ लेंगे, 2 डिमांड कर्व बनाएंगे DD एंड D1 और ये E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब E पॉइंट पर X एक्सिस को मिला दिया, Y एक्सिस को मिला दिया। अब इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन प्राइस। अब प्राइस को या तो डिक्रीज कर देंगे या इंक्रीज कर देंगे। तो अगर प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो जिस डिमांड कर्व की क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा फ्लैटर होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, जो स्टीपर होगा वो इनइलास्टिक होगा। तो यही ध्यान में रखेंगे। अब इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजर इलास्टिसिटी और डिमांड के मेजरमेंट के भी 3 मेथड्स होते हैं। पहले मेथड को प्रोपोर्शन मेथड या परसेंटेज मेथड कहते हैं, दूसरे मेथड को टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड कहते हैं, और तीसरे मेथड को पॉइंट मेथड, आर्क मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं। तो पहले परसेंटेज मेथड से समझते हैं। EP इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब ही न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो इलास्टिसिटी आएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हमेशा ही माइनस में आता है ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो लेकिन इस माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है, माइनस होता ही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर इलास्टिसिटी क्वेश्चन में दी हो और उससे ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस, न्यू क्वांटिटी, न्यू प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कुछ भी निकालना हो तो माइनस साइन कंपल्सरीली लगाएंगे, तभी आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब ये तो हो गया परसेंटेज मेथड। अब इसी से प्रोपोर्शन मेथड भी बन जाता है। प्रोपोर्शन मेथड या में EP प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला होगा डेल्टा Q, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन Q, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P, या इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो उस पर भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब जरा एक्सपेंडिचर मेथड में आते हैं या टोटल आउटले मेथड में आते हैं। इस मेथड में 3 टाइप की ही इलास्टिसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन पर। अब टोटल एक्सपेंडिचर एक कंज्यूमर के लिए होता है क्वांटिटी डिमांडेड इनटू प्राइस। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। अगर प्राइस में चेंज हो, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो समझ लेंगे कि उस कमोडिटी की डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है। अगर प्राइस
एंड टोटल एक्सपेंडिचर में इन्वर्स रिलेशन हो। याद रखेंगे कि प्राइस घटे और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो वो डिमांड इलास्टिक है, उसकी डिमांड हाईली इलास्टिक मोर देन यूनिट इलास्टिक है। और अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चेंज हो तो समझ लेंगे कि लेस देन ये वो इन इलास्टिक है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट मेथड या आर्क मेथड में। इसमें क्या है, एक डिमांड कर्व बनाते हैं जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच करता है और इसमें 5 पॉइंट दे देंगे, जो एक तो बिल्कुल वाई एक्सिस को टच करेगा, दूसरा एक्स एक्सिस को टच करते हुए पॉइंट और तीसरा इसके बीच में और एक बीच और ऊपर और दूसरा बीच और नीचे। तो बिल्कुल यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट हम लोग ले लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लिया ए बी सी डी ई, तो लोअर सेगमेंट ए पॉइंट की जो इलास्टिसिटी होगी, लोअर सेगमेंट का मतलब ए ई अपॉन ए मतलब 0। अगर किसी भी फिगर को, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, तो वहां पर उसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। बी पॉइंट पर लोअर सेगमेंट बी ई अपॉन बी ए, लोअर सेगमेंट बड़ा है तो ये हाईली इलास्टिक होगा। बीच में लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दोनों सेम होगा तो यहाँ की इलास्टिसिटी 1 होगी। बीच और नीचे के में किसी पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी होगी, लोअर सेगमेंट कम होगा, अपर सेगमेंट बड़ा होगा, तो उसकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होगी, लेस देन 1 होगी। और ई पॉइंट पर जो कि सबसे नीचे है, वहाँ पर लोअर सेगमेंट 0 है, अपर सेगमेंट पूरा का पूरा डिमांड कर्व है, तो 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो 0 आता है, तो वहाँ पर ई पॉइंट पर उसकी इलास्टिसिटी 0 होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। अब जरा ये भी समझ लेते हैं, यहाँ पर भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो ज़रा केयरफुल रहना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर अलग होते हैं, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर अलग होते हैं, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर का 2 क्लासिफिकेशन नहीं है, वो एक साथ में कुछ पॉइंट्स हैं, सर बहुत सारे 7-8 पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट अभी समझ लेंगे। जैसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी 3 होती है, याद रखेंगे, कमोडिटी 3 टाइप के होते हैं, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। नेसेसिटी की डिमांड इनइलास्टिक होगी, कंफर्ट की इलास्टिक होगी और लग्जरी की हाईली इलास्टिक होगी, याद रखेंगे। दूसरा है लेवल ऑफ इनकम। अगर बहुत ये समझेंगे कि बहुत लो लेवल और बहुत हाई लेवल पर इलास्टिसिटी कम होगी और मॉडरेट लेवल ऑफ इनकम पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। लेवल ऑफ प्राइस, बहुत लो लेवल ऑफ प्राइस और बहुत हाई लेवल ऑफ प्राइस पर इलास्टिसिटी कम होती है और मॉडरेट लेवल पर जो प्राइस हो उस कमोडिटी की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। अगला है डिग्री ऑफ पोस्टपोनमेंट। अगर किसी कमोडिटी की डिमांड को हम पोस्टपोन कर पाते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, अगर उसको पोस्टपोन नहीं कर पाते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड कम हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी, टाइम पीरियड ज़्यादा हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर टोटल एक्सपेंडिचर, कोई भी टोटल एक्सपेंडिचर में किसी आइटम के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसका प्रोपोर्शन कम हो तो उसकी इलास्टिसिटी भी कम होगी और अगर प्रोपोर्शन ज़्यादा हो तो उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट है हैबिट। हैबिचुअल गुड की इलास्टिसिटी कम होती है, याद रखेंगे, और नॉन हैबिचुअल गुड्स की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है।